प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको हाइड्रोजियोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट यानी भूजल प्रबंधन पर जानकारी प्रदान करूंगा। विद्यार्थियों, पहले के 2 व्याख्यानों में आपको ग्राउंड वाटर के इंट्रोडक्शन, ग्राउंड वाटर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के अलावा ग्राउंड वाटर के असेसमेंट यानी भूजल के आकलन की स्थितियों पर जानकारी प्रदान की थी। आज के इस व्याख्यान में हम भूजल प्रबंधन यानी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा कि हमने पहले 2 व्याख्यानों में देखा कि गत 3-4 दशकों में जनसंख्या के दबाव, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल ड्राफ्ट में बेतहाशा वृद्धि के कारण भूजल स्रोत पर भारी दबाव पड़ा है और इनके अत्यधिक विदोहन से ये रितने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए इस नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मार्फत किस प्रकार से मैनेज किया जा सके ताकि कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भूजल छोड़कर जा सकें। इस मुद्दे पर बात करने से पहले, जैसा कि मैंने पहले के व्याख्यान में भी आपको बताया कि पृथ्वी पर जो टोटल वाटर रिसोर्सेज है वो 1.37 × 10⁸ मिलियन हेक्टर मीटर है। लेकिन इस प्रचुर जल भंडार में से 97.2% साल्ट वाटर है, इसलिए उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। मात्र 2.8% फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल है और उस 2.8% में से 2.2 सरफेस वाटर के रूप में और 0.6% ग्राउंड वाटर या भूजल के रूप में उपलब्ध है। और जैसा पहले भी बताया गया, इस 0.6% भूजल में से केवल आधा यानी 0.3% भूजल ही हम काम में ले सकते हैं। बाकी का 0.3% चूँकि 800 मीटर से नीचे की डेप्थ पर यानी भू सतह से 800 मीटर नीचे की गहराई पर स्थित है, इसलिए उसका हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। पानी की जो स्थिति अभी हमने आपको बताई, उसमें से इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 97% जो बताया था उसके आसपास 96.5% पानी जो है ओशंस में है और 0.9% अदर सैलाइन वाटर है। मात्र 2.5% फ्रेश वाटर है। उस 2.5 फ्रेश वाटर का आगे अगर हम यहाँ ये 2.5 फ्रेश वाटर का आगे इस स्लाइड में देखें तो उसमें से फ्रेश वाटर में से जो 2.5% है उसका अगर हम परसेंटेज में लें तो लगभग 69% जो है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के साथ मिलता है और ग्राउंड वाटर के रूप में 30.1 यानी लगभग 30% के रूप में मिलता है। जो 2.5% फ्रेश वाटर है उसको अगर प्रतिशत में बांटें तो 70% के आसपास रफली हम कहें ग्लेशियर और आइस कैप्स में, और बाकी का 30% ग्राउंड वाटर और सरफेस, अदर और फ्रेश वाटर के रूप में 1.2% ये मिलता है। अब अगर हम इस सरफेस और 1.2% को वापस आगे इसमें देखें तो ये ग्राउंड और आइस परमाफ्रॉस्ट के रूप में लगभग 69%, लेक्स में सरफेस वाटर को अगर हम देखें तो लेक्स में लगभग 21% और 3% एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बाकी बचा हुआ जो पानी है वो सॉइल मॉइस्चर, स्वैम्प, मार्सेज, रिवर्स और लिविंग थिंग्स में बटा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जल का डिस्ट्रीब्यूशन समझा जा सकता है। यहाँ इस स्लाइड के मार्फत हम फिर देख सकते हैं कि यहाँ 11% ग्राउंड वाटर जो है अप टू 800 मीटर्स है, बाकी का 11% जो है वो 800 मीटर से नीचे है, 1% जो है वो लेक्स और रिवर्स और स्ट्रीम्स में मिलता है
और 77% जो है वो ग्लेशियर और आइस कैप्स के रूप में मिलता है। तो ये 100% जो वो फ्रेश वाटर का कॉन्फ़िगरेशन इस स्लाइड के माध्यम हम समझ सकते हैं। अब आगे की कुछ स्लाइड में हम ग्राउंड वाटर कैसे फ्लो होता है, उसमें रिचार्ज कैसे होता है, और जो जोन्स हैं अलग अलग, जोन ऑपरेशन, अनसैचुरेटेड जोन यानी जोन ऑपरेशन, और सैचुरेटेड जोन जो जोन ऑफ सैचुरेशन है ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे पाया जाने वाला, उनमें किस प्रकार से वाटर का फ्लो मूवमेंट होता है। और वो ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, सरफेस से आने वाला बरसात का पानी भी हो सकता है। इन सब का फ्लो मूवमेंट क्या होता है उसको समझने के लिए ये कुछ स्लाइड्स जो गूगल इंटरनेट पर, हालांकि इसमें से कुछ कॉपीराइट की हो सकती है, लेकिन उनको ड्यू एक्नॉलेज करते हुए, चूँकि ये एक नॉन कमर्शियल ई कंटेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बनाया गया है, तो उनका ड्यू एक्नॉलेजमेंट देते हुए उनका इसमें उपयोग किया गया है, ताकि उनके खूबसूरत इंटरनेट पर उपलब्ध ड्राइंग्स के माध्यम से आपको चीज़ों को आसानी से समझाया जा सके। यहाँ आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये रिचार्ज डिच है, जिसके मार्फत पानी जो है उसको नीचे पहुँचाया जाता है भू सतह से नीचे। यहाँ ये रिचार्जिंग प्रेसिपिटेशंस हैं, पानी को नीचे भेजकर एक्वीफर्स में उनको एक्वीफर्स को एनरिच किया जाता है, यानी उनमें पानी नीचे ऊपर से नीचे पहुँचाकर उनको रिचार्ज किया जा रहा है। यहाँ ये सैचुरेटेड ग्राउंड जोन है, और ये ऊपर ये वाला पार्ट जो है वो जोन ऑफ एरेशन सॉइल मॉइस्चर वाला अनसैचुरेटेड जोन है। यहाँ आप देखिए स्ट्रीम फेड बाई ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। यहाँ पानी चूँकि ऊपर आ रहा है, तो ये ऊपर जो सरफेस पे जब वाटर टेबल के आसपास पहुँच गया, तो ये ग्राउंड वाटर ऊपर सरफेस स्ट्रीम फेड बाई ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो गया। यहाँ ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज टू द सी, या जब पास में समुद्र आ जाता है तो ये उसमें ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज टू द सी, वहाँ सी इन्फिल्ट्रेशन भी हम देखते हैं। तो ये इसमें एक ड्राइंग के मार्फत साल्ट वाटर इंट्रूजन आपको समझाने का प्रयास इसमें इस स्लाइड के मार्फत किया गया है। यहाँ इस स्लाइड में आप देखिए किस प्रकार से पानी का मूवमेंट होता है बरसात के कारण, या रीजनल ट्रांसपोर्ट में ये ऊपर की तरफ बरसात होती है, पानी नीचे गिरता है, यहाँ वापस इवोपरेशन स्प्रे ड्रिप विंड इरोजन द्वारा वापस ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ ड्राई डिपोजिशन के कारण पानी नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ ये सीपेज वाला इलाका है, ये बरसात का अधिकतर पानी रन ऑफ के द्वारा व्यर्थ चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ रन ऑफ के बावजूद कुछ नीचे की तरफ जाता है, सीपेज यहाँ फिर दिखाया गया है। और ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, ये फिर स्ट्रीम अगर यहाँ आ गई तो ग्राउंड वाटर से यहाँ स्ट्रीम के मार्फत डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन बरसात का पानी रन ऑफ के अलावा भी इनफिल्ट्रेट होकर नीचे की ओर जाकर एक्वीफर्स को रिचार्ज करता है। यहाँ इसमें इस स्लाइड में आप देखिए स्टॉर्म क्लाउड से बरसात हो रही है, हैवी रेन्स यहाँ हो रही है, उसमें भी ज़्यादातर पानी रन ऑफ होके बिखर जाता है, बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ पानी इनफिल्ट्रेट होता है। ये सैंड का जो बेड है उसमें से इनफिल्ट्रेट होकर, सैंड और ग्रेवल का है नीचे वाला, तो इसमें ये इनफिल्ट्रेट होकर नीचे आकर ये एक्वीफर्स को, जल भरत जो होते हैं उनको संतृप्त करता है। और यहाँ ये आर्टिफिशियल चैनल के द्वारा आप देखिए किस प्रकार से एक पाइप सोर्स के द्वारा पानी इसको इसमें अंदर भेजा जा रहा है, और वो इस पाइप के मात्र आर्टिफिशियल रिचार्ज वेल के द्वारा नीचे जाकर जो नीचे एक्वीफर्स हैं उन पानी रीते हुए एक्वीफर्स को वापस रिचार्ज करता है। तो ये नेचुरल रिचार्ज फ्रॉम स्ट्रीम हो रहा है यहाँ, और ये कृत्रिम तरीके से हम उसको पाइपलाइन के थ्रू पानी नीचे एक्वीफर तक पहुँचाकर उनको रिचार्ज करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में भी इसको देखिए आप, तो यहाँ ये कैप्चर जोन है, यहाँ से पानी को इकट्ठा करके पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसको इनफिल्ट्रेशन बेसिन्स के मार्फत निकालकर उसको नीचे की तरफ भेजा जाता है। तो ये एक नंबर में कैप्चर जोन में इकट्ठा किया, प्री ट्रीटमेंट किया, फिर इनफिल्ट्रेशन के द्वारा रिचार्ज के लिए नीचे भेजा। ये वाटर टेबल है, तो वाटर टेबल के नीचे जो भी ये एक्वीफर्स हैं उसमें ग्राउंड वाटर पाया जाता है, वहाँ ये नीचे आकर उसको संतृप्त करता है। और ये अनकन्फाइंड एक्वीफर इधर बताया गया है, ये ऊपर परमेबल सॉइल है, यहाँ से पानी डाउनवर्ड होकर इसके मार्फत वापस बाहर निकलता है। तो ये 5 नंबर में रिकवरी, यहाँ पोस्ट ट्रीटमेंट, और यहाँ वापस उसका उपयोग होता है।
तो ये इस प्रकार से वाटर साइकिल को इसमें समझाया गया है। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ऊपर बरसात का पानी होता है, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, वर्षा जल संग्रहण का छत से, वो इसमें समझाया गया है कि यहाँ बरसात हो रही है, ये बरसात छत पे यहाँ से इसके घर पे ऊपर गिर रही है, ये पाइप सिस्टम बना रखा है, उस पाइप सिस्टम से पानी को यहाँ इकट्ठा किया जाता है, उसको यहाँ फिल्टर के द्वारा साफ़ करके फिर जो डग वेल है उसमें इस पानी को भेजा जाता है और वहाँ उसको रिचार्ज किया जाता है। तो ये बरसात के पानी को सीधा चैनलाइज करके यहाँ किस तरह से भेजा जा सकता है और इसमें रीते हुए भूजल को वापस उस एक्वीफर को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, वो इसमें समझाया गया है। अब हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। राजस्थान चूँकि हमारा प्रदेश डेजर्टिक लैंड है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, तो यहाँ परिस्थितियाँ भी विषम होती हैं। बरसात का जो अमाउंट है वो भी इरेटिक और कम मात्रा में होती है। तो उस संदर्भ में जब हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हम राजस्थान की फिजिकल रीजन्स को अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स और उस वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स में गगर प्लेन्स, यहाँ पर ये शेखावटी रीजन और ये इधर बांगर प्लेन्स और ये अरावलीज जो डिवाइड करती है, तो ये इधर ईस्टर्न प्लेन्स आ गया और यहाँ नीचे ये हाड़ौती रीजन आ गया। तो ये फिजिकल रीजन्स मोटा मोटा राजस्थान का, क्योंकि परिस्थितियाँ विषम हैं और विविधता भी बहुत है, लेकिन पानी का दबाव पानी के ऊपर बहुत है, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके लिए राजस्थान के बारे में अगर हम पहले थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। ये राजस्थान का रिवर बेसिन्स का मानचित्र, इसमें आप देख सकते हैं कि ये घग्गर, यहाँ पर ये आउटसाइड बेसिन का इलाका जो इसमें इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का है, यहाँ ये लूनी रिवर बेसिन, फिर ये जालोर में छोटे छोटे नाला इकट्ठे होते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम को बनाते हैं। यहाँ ये यहाँ सुकली, वेस्ट बनास और साबरमती, ये 3 नदियाँ यहाँ पर गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ ये इलाका। यहाँ ये माही या बनास, यहाँ चंबल, और इस साइड में अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़ता है तो यहाँ शेखावटी का ये रीजन, और यहाँ इसमें आप देख सकते हैं साबी, रूपारली, बाणगंगा, गंभीर, इस प्रकार की नदियों का ये राजस्थान का रिवर बेसिन का मैप एक आपको आइडिया देता है। आगे के इस स्लाइड में हम देखेंगे किस प्रकार से वाटर बेसिन की अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ ये इस मैप में, इसमें आप देखिए 15 वाटर बेसिन को अलग अलग आइडेंटिफाइड किया गया है, उनको नंबरिंग दिया गया है। आप उसको नंबर से मैप के आधार पर देख सकते हैं। शेखावटी, रूपारेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती, सबी, बनास, चंबल, माही, साबरमती, लूनी, वेस्ट बनास, सुकली, अदर नालाज ऑफ जालोर एंड द आउटसाइड बेसिन्स। ये पहली जो आपको स्लाइड बताई गई थी उसका एक्सटेंसिव एलैबोरेटेड रूप इसमें इस नक्शे में दिखाया गया है। जब हम भूजल की बात करते हैं और भूजल के ऊपर अत्यधिक दबाव की बात करते हैं, लेकिन जब इसमें भूजल में हमने कहा कि इंडस्ट्रियल यूज़ में भी काम आता है, एग्रीकल्चर में भी उसका यूज़ होता है और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई स्कीम्स में भी उसका यूज़ होता है। तो जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई स्कीम है, पीएचडी के मार्फत जो हमारे घर के नलों में भूजल आता है नलकूप के माध्यम से, उसकी केमिकल क्वालिटी, उसकी जियोकेमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नॉर्म्स के तहत ही अगर उस भूजल में वो सारे एलिमेंट्स हैं तब वो पोर्टेबल होता है। तो एक स्टैंडर्ड BIS के मार्फत जो नॉमेनक्लेचर है कि ये एक डिजायरेबल लिमिट होनी चाहिए, ये इमरजेंसी लिमिट होनी चाहिए भूजल की, तब तक हम उसका उपयोग एज ए पोर्टेबल वाटर कर सकते हैं। तो यहाँ इस टेबल में हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप मोटा मोटा देखिए जो पानी का हार्डनेस है, टोटल हार्डनेस, वो 300 मिलीग्राम पर लीटर डिजायरेबल लिमिट है और 600 इमरजेंसी है तो 600 तक उसको हम जा सकते हैं। इसी तरह से हम क्लोराइड की बात करें तो पानी के अंदर भूजल में क्लोराइड जो है 250 मिलीग्राम पर लीटर डिजायरेबल लिमिट है और
अगर इमरजेंसी की आवश्यकता हो गई तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक उसमें भी हम जा सकते हैं। इसी प्रकार से TDS यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, उसकी बात करें तो वो लिमिट 500 और 2000। फिर उसके बाद मोटा मोटा हम सल्फेट देखें तो सल्फेट 200 डिज़ायरेबल लिमिट और 400 मिलीग्राम पर लीटर इमरजेंसी लिमिट। ये 400 मिलीग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं या 400 ppm भी कह सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये चाहे इसको 200 मिलीग्राम पर लीटर या 200 ppm कह सकते हैं। इसी प्रकार नाइट्रेट की बात करें तो भूजल में पोर्टेबल वाटर के लिए उसकी डिज़ायरेबल लिमिट है 45 ppm और इमरजेंसी में वो 100 तक जाया जा सकता है। इसी तरह से फ्लोराइड जो है पानी में 1 मिलीग्राम पर लीटर यानी 1 ppm होना चाहिए और अधिकतम डिज़ायरेबल के अलावा अगर बाहर जाना पड़े तो इमरजेंसी लिमिट 1.5 मिलीग्राम पर लीटर या 1.5 ppm। अगर भूजल में 1.5 ppm से अधिक फ्लोराइड पाया जाता है देन इट विल बी हार्मफुल फॉर यूज इन डोमेस्टिक सप्लाई। अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर या 1.5 ppm से अधिक फ्लोराइड वाला भूजल हमने लंबे समय तक उपयोग में लिया पीने के लिए तो फिर हमें फ्लोरोसिस की बीमारी हो सकती है। और फ्लोरोसिस की बीमारी जैसा हम जानते हैं 2 प्रकार की होती है, डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस में हमारे दांत खराब हो जाते हैं और स्केलेटल फ्लोरोसिस में हमारे शरीर की हड्डियाँ, उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से ये बाद में मर्क्यूरी, कैडमियम, सिलेनियम, लेड, जिंक, क्रोमियम, पेस्टिसाइड्स, इनका डिज़ायरेबल और इमरजेंसी लिमिट दिया गया है। आर्सेनिक भी एक महत्वपूर्ण है जिसकी डिज़ायरेबल लिमिट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें इससे थोड़ा सा अगर वृद्धि है तो फिर वो दैट विल बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ये एक जियोकेमिकल पैरामीटर्स किस तरह का पानी डोमेस्टिक सप्लाई स्कीम में होना चाहिए, उसके लिए BIS द्वारा जो मापदंड तय किए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। ये मैप जो है इसमें आप देख सकते हैं तो फ्लोराइड का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। इसमें यहाँ देखिए आप, ये 4 कैटेगरी बता रखी है यहाँ पर। इसमें जो सफ़ेद बहुत कम स्पॉट हैं, ये देखिए आप, कुछ यहाँ पर हैं या ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। यहाँ फ्लोराइड की मात्रा 0.5 मिलीग्राम पर लीटर है, यहाँ ठीक है। और जो ये कलर में जो दूसरे हल्के लाइट पीले कलर में दिखाया गया है एरिया, वो 0.5 से 1 मिलीग्राम पर लीटर यानी वो सेफ लिमिट तक, जो डिज़ायरेबल लिमिट है वहाँ तक का क्षेत्र इसमें दिखाया गया है। फिर ये जो इमरजेंसी लिमिट 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर या 1 से लेकर 1.5 ppm वाला इलाका जो है डार्क येलो कलर में दिखाया गया है, ये फिर भी इमरजेंसी लिमिट का है। लेकिन जो ये चॉकलेटी कलर में, जो लास्ट में ये चॉकलेटी कलर में दिखाया गया है, ये कलर, ये राजस्थान के मैप में यहाँ आप देख सकते हैं स्कैटर्ड पूरे, ये पूरा क्षेत्र जो भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर भूजल में इमरजेंसी लिमिट से बाहर यानी 1.5 ppm से भी अधिक भूजल में फ्लोराइड पाया जाता है, तो ये नुकसान पहुँचाता है। इसलिए अब जो भूजल में जब इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो गई तो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए PNCD उन क्षेत्रों के ट्यूबवेल के जल का उपयोग इमरजेंसी लिमिट से बाहर जाने के कारण करने में उनको दिक्कत होती है। इसलिए आज की तारीख में हम देखते हैं कि राजस्थान के अत्यधिक क्षेत्रों में कैनाल के माध्यम से हिमालय के पानी को, जो कि सुरक्षित है पीने के लिए, कैनाल के माध्यम से पानी की सप्लाई को पहुंचाने का सरकार प्रयास करती है। यहाँ इस मैप में AWHC जो फैक्टर है यानी अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, उसको समझाने का प्रयास किया गया। क्योंकि नीचे सॉइल जो है उसके मार्फत ही पानी नीचे जाता है। जब बरसात होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, बरसात के कारण पानी रन ऑफ तो हो जाता है, लेकिन कुछ पानी डाउनवर्ड ट्रिकलिंग के द्वारा इनफिल्ट्रेट होकर नीचे
जोन ऑफ एरेशन के मार्फत नीचे जाते हुए जोन ऑफ सेचुरेशन में जाकर वाटर टेबल के नीचे जोन ऑफ सेचुरेशन में जो एक्वीफर्स नीचे डेप्थ में है उनको जाकर सेचुरेट करता है, उनको भरता है जल के बरसात के जल से। तो ये जो पूरा ऊपर से नीचे तक पहुंचने का, भू सतह से नीचे एक्वीफर तक जाने के लिए पानी को बीच में सॉइल का जो सॉइल कवर है उसके मार्फत होके जाना पड़ता है। तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है उसको इस स्लाइड में समझाया गया है। इसमें 5 कैटेगरियाँ बताई गई है। जो लाल ज़्यादातर जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, इसमें आप समझिए कि यहाँ जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लेस देन 100 मिलीमीटर है। तो ये भी एक थोड़ा सा एडवर्स कंडीशंस का एक संकेत यहाँ हम इस मैप के मार्फत हमको समझ में आ रहा है। उसके बाद येलो कलर में जो ये वाले स्पॉट्स हैं या ये वाला इलाका है जहाँ येलो रीजन्स ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 100 to 150 मिलीमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद 3 कलर में स्काई ब्लू, ग्रीन और लाइट ब्लू में जो 3 नोटेशंस बताए गए हैं, वहाँ इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की 150 से 200, 200 से 250 और मोर देन 250 मिलीमीटर तक की बताई गई है, जो कि अमूमन इस क्षेत्र में समझ में आ रही है कि ये वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ी सी कैपेसिटी ठीक समझ में आ रही है। यहाँ इसमें ग्राउंड वाटर स्टोरेज में जो चेंजेज एंड रिचार्ज इन राजस्थान, उसकी पिक्चर को समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें आप देखिए कि उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से की गई है। उसको समझाने के लिए ये इस भागों में इसके द्वारा कलर इसमें समझाए गए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि एरिड वेस्टर्न प्लेन्स जो हैं उनको जोधपुर और बाड़मेर के क्षेत्र में दिखाया गया है। फ्लड प्रॉन ईस्टर्न प्लेन्स, ये जो ईस्टर्न साइड में है, ह्यूमड साउथ ईस्टर्न प्लेन्स, ह्यूमड साउदर्न प्लेन्स, हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड जोन्स जो कमांड एरियाज़ हैं, इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स और ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन। तो ये इस तरह से इस पूरे नक्शे में हम ग्राउंड वाटर स्टोरेज चेंजेज एंड रिचार्ज की परिस्थितियों को इस मैप में समझ सकते हैं। अब जो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं वो अगर अर्बन एरिया अगर है तो उसमें क्या क्या हो सकती है, वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, पिट जो बनाकर उसमें रिचार्ज पिट के मार्फत पानी को नीचे पहुंचाया जा सकता है, रिचार्ज ट्रेंच हो सकती है, रिचार्ज वेल हो सकते हैं जो आगे के पहले की स्लाइड में हमने आपको दिखाए, रिचार्ज शाफ्ट के द्वारा ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है, डग वेल के मार्फत जो सरफेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मार्फत से हमने देखा कि डग वेल को भी कैसे रिचार्ज किया जा सकता है, ओपन पॉन्ड हैं उनके मार्फत सरफेस स्टोरेज टैंक बनाकर बरसात का पानी उनमें इकट्ठा किया जा सकता है, और पेवमेंट स्ट्रॉम वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये ऐसे टेक्निक्स हैं जो अर्बन एरियाज़ में हम उपयोग में लेकर ग्राउंड वाटर का संरक्षण कर सकते हैं। अगर रूरल एरिया है तो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन रूरल एरिया में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी रिचार्ज बेसिन, डिच एंड फरोज, फ्लडिंग, पॉन्ड एंड फार्म पॉन्ड, पेरीफेरल बंड, कंटूर ट्रेंच, नाला बंड, रिवर एंड स्ट्रीम रिवाइवल, चेक डैम्स बनाकर, गैबियन स्ट्रक्चर्स, गली प्लग, परकोलेशन टैंक बनाकर, सबसरफेस डाइक्स के मार्फत या डगवेल के मार्फत रूरल एरियाज़ में हम ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन का काम कर सकते हैं। यह जो नक्शा है इसमें आप वर्ल्ड सिनेरियो देखिए, ग्लोबल फिजिकल एंड इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी। इसमें 5 तरह के कलर के मार्फत दुनिया की पानी की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। जो ये पहली कैटेगरी है लिटर और नो वाटर स्कैरसिटी वाला रीजन, तो उसमें आप देख सकते हैं ये पार्ट है, ये है, इधर है, कुछ ऐसे क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। उसके बाद फिजिकल वाटर स्कैरसिटी कहाँ हो सकती है, ये ब्लू एरियाज़, इसमें आप ये जो स्पॉट में ये इस इधर वाला ज़्यादातर डोमिनेंट एरिया जो है वो समझ में आ रहा है।
फिर इसी के साथ इसी में अप्रोचिंग फिजिकल वाटर स्कैरसिटी आने वाली है। तो भारत जो है उसको तो फिजिकल वाटर स्कैरसिटी में दिखाया गया है। और इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी की बात करें तो ये इसमें हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इस क्षेत्र में, यहाँ ये देख सकते हैं आप कि ये इस क्षेत्र में इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी के हालात पहुँच चुके हैं। तो ये स्लाइड के मार्फत हम ग्लोबल फिजिकल और इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी का सिनेरियो समझ सकते हैं। इस स्लाइड में 2025 में यानी आज से 5 साल बाद प्रोजेक्टेड वाटर स्कैरसिटी इन ईयर 2025 क्या होने वाली है उसको समझाया गया है। इसमें भी 4 प्रकार की कैटेगरी है: फिजिकल वाटर स्कैरसिटी, इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी, लिटल और नो वाटर स्कैरसिटी और नॉट एस्टिमेटेड। इन एरियाज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप देखिए भारत के अंदर ये जो भारत वाला और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो अफ्रीका का, ये फिजिकल वाटर स्कैरसिटी की श्रेणी में बताया गया है। और जो सेफ्रॉन कलर में जो बताया गया है दैट इज़ इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी, इसमें पूरा दिखाया गया है। और जो ब्लू पैचेज हैं दे आर शोइंग लिटिल और नो वाटर स्कैरसिटी। ये वाला जो इसमें पोर्शन जो बताया गया है ऊपर, यहाँ अभी पोजीशन ठीक ठाक है। तो ये 2025 का है, लेकिन 2040 में क्या स्थिति होगी वो इस स्लाइड के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रेशियो ऑफ विड्रॉल टू सप्लाई और विड्रॉल का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ विड्रॉल कितना विड्रॉल कर रहे हैं और सप्लाई कितना है, उनके दोनों के बीच में डिमांड और सप्लाई उसमें अगर 10% से कम कमी की है तो वो लो एरियाज़ में है। लेकिन ज्यों ज्यों हम परसेंटेज बढ़ेगा स्थितियाँ विकट हो जाएगी। इन दोनों के बीच का रेशियो जो बढ़ेगा तो वो क्षेत्र जो है वो विकट परिस्थितियों के हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीमली हाई, जहाँ 80% से भी ज़्यादा का ये रेशियो आ गया रेशियो ऑफ विड्रॉल टू सप्लाई का, उसमें आप देखें तो ये भारत के इस क्षेत्र में और अफ्रीका के इस क्षेत्र में ये वो क्षेत्र हैं जो एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस कंट्रीज़ हैं। और भारत की जो परिस्थितियाँ देखें तो ये भारत जो है ये इसकी एक्सट्रीमली हाई से थोड़ा नीचे यानी हाई, जहाँ 40 to 80% रेशियो है, रेशियो ऑफ वाटर विड्रॉल टू सप्लाई 40 to 80%। तो भारत की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो वाटर स्ट्रेस कंट्री 2014 का जो सीनेरियो है उसका ये परिदृश्य इस स्लाइड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब हम वापस एक बार 2017 में जो लास्ट असेसमेंट हुआ ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे क्या आज का सिनेरियो है और कैसे हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मार्फत, रिचार्ज के मार्फत कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसके मार्फत हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन अबाउट डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2017। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज 2017 को जो था असेसमेंट ऑल इंडिया लेवल पर, वो लगभग 432 बिलियन क्यूबिक मीटर था। और जो एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो 248.69 बिलियन क्यूबिक मीटर है। स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, जो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट है, जो लगभग 63.5% है, यानी सेफ स्थिति में है ओवरऑल इंडिया का अगर हम बात करें। जैसे मैंने पहले भी बताया पहले वाली लेक्चर में कि ये जब भारत का हम देख रहे हैं जब तो समझ में आ रहा है ठीक है 63.5% है और सेफ में। लेकिन जब हम इनको अलग अलग स्टेट वाइज जाते हैं तो वहाँ पिक्चर बदल जाती है। जैसे राजस्थान में हम जब आते हैं तो राजस्थान की स्टेज ग्राउंड वाटर ऑफ डेवलपमेंट की 2017 को 140% हो जाती है, जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में चला जाता है। तो अधिकतर ऐसे स्टेट्स हैं जो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में ऑलरेडी जा चुके हैं। टोटल जो हिंदुस्तान के 6,881 ब्लॉक्स हैं उनमें से 4,310 सेफ कैटेगरी में हैं आज की तारीख में भी। सेमी क्रिटिकल में 972 ब्लॉक्स हैं, क्रिटिकल में 313 ब्लॉक्स हैं और ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में 1186 ब्लॉक्स हैं, जबकि सैलाइन ब्लॉक्स की संख्या 100 है, जहां जो पानी की क्वालिटी है वो सैलाइन या ब्रैकिस है, जहां
उसकी जो इसी वैल्यू है वो 4000 से 8000 माइक्रो सीमेंस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आकी गई है। राजस्थान का सिनेरियो एक बार समझें। राजस्थान में 1984 से लेकर 2017 तक के कालखंड को समझने की कोशिश करें। 2017 में जो पोजीशन थी 140% स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड, लेकिन 1984 में अगर हम देखें तो ये मात्र 35.73% थी। उस समय हम सेफ कैटेगरी में थे। 1990 में भी हम सेफ कैटेगरी में थे। 1995 में भी हम 58.88% की स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के साथ सेफ कैटेगरी में थे। बट 2001 में हम 104.26% की स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के साथ ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में आ गए थे। तब से लेकर लगातार 20 साल हो गए हम ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में चल रहे हैं, और वो 104.26 से बढ़कर आज की तारीख में 140% पे आ चुका है। अगर हम जोन की बात करें, पहले जैसे वाइट जोन, ग्रे जोन और डार्क जोन कहा करते थे। वाइट जोन, ग्रे जोन और डार्क जोन। अब इनको वाइट को सेफ, ग्रे को सेमी क्रिटिकल और डार्क को दो में बांट दिया, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो इस प्रकार से अगर हम इनकी ब्लॉक वाइज की बात करें तो आप देखिए 1984 में 203 ब्लॉक जो थे वो सेफ कैटेगरी में थे, यानी उस समय 86% जो ब्लॉक्स थे वो सेफ कैटेगरी में थे। और आज अगर हम उसको देखें तो केवल 45 ब्लॉक जो हैं वो सेफ कैटेगरी में रह गए, यानी लगभग 15.25% जो ब्लॉक्स हैं वो सेफ कैटेगरी में रह गए। तो ये इतने वर्षों का जो सीनेरियो चेंज हुआ है, ये बहुत अफसोसजनक है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और 1984 से लगातार आप देखिए कि ये घटते घटते 86% ब्लॉक जो सेफ में थे, आज केवल 15% ब्लॉक सेफ कैटेगरी में रह गए। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए डार्क जोन में उस समय 1984 में मात्र 23 ब्लॉक, लगभग 10% डार्क जोन में आता था। और आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 185 और 33 ये क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी के दोनों को सम्मिलित करते हुए डार्क जोन में आ गए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर 74% एरिया जो है वो ब्लॉक वाइज डार्क कैटेगरी में आ गया है। तो ये अफसोसजनक ज़रूर है। हमने अत्यधिक विदोहन भूजल का किया है, इसलिए इमरजेंसी लिमिट से भी हम बाहर पहुंच चुके हैं। अब राजस्थान का ये सिनेरियो समझ लिया, उसको जियोलॉजी क्या है, हाइड्रोजियोलॉजी क्या है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी प्रदान करूंगा। द स्टेट ऑफ राजस्थान हैज़ डाइवर्सिफाइड जियोलॉजी रेंजिंग फ्रॉम आर्कियन मेटामॉर्फिक्स टू रिसेंट एलुवियम सेडिमेंट्स। राजस्थान में बीजीसी वाला जो बेसमेंट है, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, जो आर्कियन एज की है, जिन्हें हम 2500 मिलियन ईयर्स पुरानी चट्टानें भी मानते हैं, वहाँ से लेके रिसेंट यानी होलोसीन यानी पिछला 10, 10.5, 11,000 साल पुरानी जो चट्टानें हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, वहाँ तक का रिकॉर्ड राजस्थान के अंदर पाया जाता है। Based upon geological diversities, geomorphological setup and groundwater potentialities, the state of Rajasthan can be divided into 3 broad hydrogeological units. जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, उन सब को मिलाकर हाइड्रोजियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 बड़ी ब्रॉड कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस, दूसरा सेमी कंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस और तीसरा कंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस यानी फिशर फॉर्मेशंस। लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट इज अंडरलाइन बाई क्वाटरनरी सेडिमेंट्स यानी दैट इज थर्ड सेडिमेंट्स consisting of clay, silt, sand and gravel of various grades. The fine sand and clay with or without conker layers have formed multi-layered aquifer systems. नीचे जो भी है clay that is not
एक्वीफर दैट इज एक्वीक्लूड, लेकिन उसके अलावा सैंड, ग्रेवल्स, ये जो है दे आर गुड एक्वीफर्स. Exploratory drilling data reveals that the yield vary from meager to 10 meter cubic per day. Transmissivity ranges between 80 to 13 meter square per day, and storage coefficient vary from 1.1 into 10 to the raise minus 5 to 3.9 into 10 to the raise minus 6 in the states. ये वो हाइड्रोलॉजिकल डाटाज हैं जो किस तरह से वेरी करते हैं. Sandstone belonging to Indian formation is compact in nature and has low primary porosity. Groundwater occurs within the weathered residue and in the secondary porosity underneath. In general, the thickness varies from 5 to 10 meters. Yield potential is limited to compact nature of the formation. ये sandstone के बारे में बात हुई. The limestone is also having low groundwater potentials. The yields of dug wells vary from 0.25 to 0.75 meter cubic per day. The yield of the wells drilled in Vindhyan formation has been observed to be 15 meter cube per day. Tapping fractures between 50 to 75 meter below ground level. In consolidated formations, fissures, the thickness of the weathered zone varies from 5 to 50 meters. तो ये सिनेरियो है. Groundwater occurs under unconfined conditions within the weathered zone. The result of the exploratory drilling carried out by Central Groundwater Board in the hard rock area indicate presence of productive fractures down to a depth of 100 meter, and yield varies from 3 to 15 meter cubic per day, whereas the transmissivity varies from 3 to 30 meter square per day. तो ये ग्राउंड वाटर डाटा जो अवेलेबल है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग प्रोग्राम के तहत, उसको मैंने आपके साथ साझा किया. The groundwater resources for the state have been assessed blockwise. Total annual groundwater recharge of the state has been assessed as 13.21 billion cubic meter, and annual extractable groundwater resources as 11.99 billion cubic meter. The annual groundwater extraction is 16.77 billion cubic meter. Therefore, the stage of groundwater extraction in the state is 140%, जो कि मैंने अभी आपको पहले वाली स्लाइड में बताया. यानी राजस्थान में स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट 140% हो गया, इसलिए ये अति विदोहित श्रेणी यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ चुका है. आउट ऑफ द 295 एसएस ब्लॉक्स, 185 ब्लॉक्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी, 33 एज क्रिटिकल, 29 एज सेमी क्रिटिकल, 45 ब्लॉक एज ए सेफ कैटेगरी एंड 3 एज ए सेलाइन. ये मार्च 2017 का जो असेसमेंट था लास्ट, उसके आंकड़े हैं. अब इस सिनेरियो में ड्यू टू ट्रमेंडस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लगभग 7.5-8 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई स्टेट की, एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज रीचेज इमरजेंसी लेवल एंड देयरफॉर सिचुएशन वारंट्स फॉर जुडिशियस यूज विथ बेटर मैनेजमेंट स्कीम्स. Depletion of groundwater level in the state is at alarming scale. During the last 4 decades, groundwater development has taken place at a faster rate, resulting in steep water level depletion in most of the parts of the state. Latest technological developments in drilling, pumping methods, in different type of construction of wells, coupled with its increased demand for domestic irrigation and industrial purposes, have resulted in large-scale exploitation of groundwater in the state. If the present trend continues, the water resources availability would become more critical. The situation therefore warrants adoption of adequate measures for conservation and judicious management of groundwater resources, besides encouraging rainwater harvesting. Groundwater storage of depleted aquifers can be improved by adopting various suitable artificial recharge methods. इस तरह से विदोहन हो रहा है. अगर हमने आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड्स का उपयोग नहीं किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये जो डिप्लीटेड, ऑलरेडी हाईली डिप्लीटेड वाटर रिसोर्सेज हैं, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, उनको वापस रिस्टोर करने में बहुत कठिनाई आएगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज. रेन वाटर हार्वेस्टिंग practiced for more than 4,000 years is a technology used for collecting and storing rainwater for human consumption from rooftops, land surfaces or rock catchments.
using simple techniques such as jars and pots as well as engineered techniques. Artificial recharge of groundwater is the process of adding water to an aquifer through human effort. यानी आदमी अपने प्रभाव से, आपने अपनी गतिविधि से पानी के एक्वीफर तक पानी को आर्टिफिशियल रिचार्ज के मार्फत पहुंचाता है. द इंटेंट ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज जनरली इज टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर स्टोरेज फॉर लेटर यूज. Artificial recharge and aquifer storage and recovery are valuable water management tools that effectively help to offset increased demands for water. Artificial recharge requires some form of man-made structures. Surface spreading techniques involve keeping water at the surface in areas where the water can percolate down to a shallow, unconfined aquifer. Spreading basins, check dams in stream channels, furrows, trenches and ditches आर कॉमन आर्टिफिशियल रिचार्ज एग्जाम्पल्स. ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, जैसे चेक डैम हैं स्ट्रीम चैनल्स में, फरोज़ हैं, ट्रेंचेज हैं, खाइयाँ या डिचेज हैं. इनके मार्फत हम आर्टिफिशियल रिचार्ज कर सकते हैं. द क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, सॉइल, लैंड यूज एंड हाइड्रोजियोलॉजिक कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रोलिंग द सुटेबिलिटी ऑफ एन एरिया फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज. किसी भी क्षेत्र में आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए जो पैरामीटर्स हम पहले कंसिडर करते हैं, उसमें क्लाइमेट, उसका उस एरिया का टोपोग्राफी, सॉइल नेचर, लैंड यूज़ और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस को देखा जाता है. इन एरियाज फॉलिंग इन एरिड जोन, द थार डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 40 सेंटीमीटर, यानी 400 मिलीमीटर से कम बरसात होती है. एंड द नंबर ऑफ रेनी डेज बिटवीन 20 and 30 और इवन लेस. और जो बरसात के दिन होते हैं मानसून में, वो 20 और 30 के या इससे भी कम होते हैं. एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इज नॉर्मली बिटवीन 30 to 70%. तो ऐसी विषम परिस्थितियों में द मेजर कंपोनेंट ऑफ आउटफ्लो इज एवोपरेशन एंड ड्रेनेज इज पुअरली डेवलप्ड इन दीज एरियाज. ड्रेनेज सिस्टम भी ज़्यादा डेवलप नहीं होता है. इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर में रेयरली एक्सीड्स फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बी वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल. तो इस तरह की विषम परिस्थितियों में इनफिल्ट्रेशन बहुत कम मात्रा में होता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी कंटेम्पलेटेड इन सच रीजन्स फॉर ऑगमेंटिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज. इसलिए इन क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चाहे वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, उनके मार्फत हम वर्षा के जल को संग्रहण करके आगे आने वाले सप्लाई समय सीजन के लिए उसको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के रूप में काम ले सकते हैं. इसलिए राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, पर्टिकुलरली हमारे नागौर के क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि घरों में छतों से पानी को संग्रहित करके घर के नीचे बेसमेंट में टाँके बनाए जाते हैं और उन टाँकों में उस वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है. मानसून में आने वाली बरसात को देखते हुए पहली 1-2 बरसात में हम छत को साफ़ करते हैं. उसके बाद छत का पानी, छत साफ़ करने के बाद अगली जो बरसात होती है उनका पानी हम पाइपलाइन के माध्यम से जोड़कर नीचे जो टाँका बनाया हुआ है उसमें इकट्ठा करते हैं. और आने वाले अगले मानसून से पहले तक हम इस स्टोरेज टैंक में जो पानी इकट्ठा करते हैं उसी का पीने के लिए उपयोग भी करते हैं. ये ट्रेडिशनल टेक्निक है जो हम नागौर के और मारवाड़ के इस क्षेत्र में अधिकतर घरों में देख सकते हैं. और अब तो सरकार ने नियम भी बना दिया है कि अगर आप घर बनाते हैं तो आप घर में टाँका बनाइए और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम से वर्षा के जल को संग्रहित कीजिए. Now we will talk about traditional water harvesting structures. Water is worshipped as one amongst 5 पंचतत्व. हमारी हिंदू माइथोलॉजी में 5 महातत्व जो हैं, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल, उसमें जल को भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पंचतत्वों में शामिल किया गया है. इम्पॉर्टेंट वाटर प्लेसेस ऑफ दिस कंट्री एंड द स्टेट आर एसोसिएटेड विद माइथोलॉजी. हम राजस्थान में भी पुष्कर की बात करते हैं, कुंभ के स्नान के लिए हम जाते हैं, वहाँ हमारी पानी के प्रति कितनी श्रद्धा है. एंड रिलीजन एंड हैव बिकम पिलग्रिमेज. पुष्कर नियर अजमेर इज वन ऑफ देम वेयर डिवोटीज कम फॉर होली डिप इन वाटर. वाटर हार्वेस्टिंग इन द थार डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान गॉट utmost attention since log bank due to low and erratic rainfall pattern and high evaporation. Drought in this part is a frequent phenomena. बार बार हम तो देखते हैं सूखा पड़ जाता है, बरसात कम होती है और सूखे आ गए. तो drought in this part is a frequent phenomena occurs once in 2 years. Therefore, inhabitants are compelled to store water by adopting various traditional water harvesting schemes. हर 2 साल बाद सूखा पड़ जाता है
लगभग। तो ये जो पैटर्न है, तो हमने हमारी तैयारी कर ली कि हम ग्राउंड वाटर के परे जो वर्षा जल संग्रहण है उसको किस तरह से, चाहे छत के माध्यम से या सरफेस पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाकर उसका संग्रहण करते हैं। इम्पोर्टेंट वायबल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन दिस पार्ट इन वेस्टर्न राजस्थान पर्टिकुलरली आर तालाब, नदी, टाँका, खडीन, बावड़ी, झालरा, percolation tank and pits, check dams, anicuts and roof water harvesting techniques। अब हम बात करेंगे इन स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले तालाब। तालाब इज ए बिग पॉन्ड और टैंक कंस्ट्रक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेज फ्रॉम विच लोकल पीपल मीट आउट देयर डे टू डे वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पर्पजेज, बट मैनी ऑफ देम आर नाउ नॉन फंक्शनल एंड अबंडन्ड ड्यू टू द blockade of its catchment area from urbanization and encroachment। तालाब बनते थे, उसमें बरसात का जल आता था, लेकिन अब शहरीकरण होना या अतिक्रमण होने के कारण जो कैचमेंट एरिया है उन पे कब्जे हो गए, तो ये जो तालाब का सिस्टम है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। रिनोवेशन एंड रीयूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज द नीड ऑफ द हावर। नाडी। Nadi is an open tank constructed in villages for storing water available from an adjoining natural catchment during the rainy season. It is one of the oldest water harvesting technique practice used in arid region of the state. Many villages in western Rajasthan having one or more nadi of varying capacity ranges from 1200 से लेके 15,000 मीटर क्यूबिक की कैपेसिटी के नाडी बनाई जाती है। इन बाड़मेर एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट नाडी स्ट्रक्चर्स आर ओवर 1500 इन नंबर्स। Nadi has the limitation of high evaporation losses from free water surface, seepage losses through porous sides and bottom, and heavy sedimentation due to degradation of the catchment. The contribution of groundwater recharge from Nadi may range from 0.06 meter in rocky pediments to 1.58 meter in sandy plains. Nadi should be located in areas with lowest elevation to have the benefit of natural drainage and need of minimum excavation of land and surface of the catchment area should preferably be impermeable। तो ये नाडी के बारे में जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। इसी तरह से टाँके जो हम बनाते हैं, टाँका, वाटर हार्वेस्टिंग इन टाँका इज एन एंशियंट प्रैक्टिस इन वेस्टर्न राजस्थान। टाँका इज ए स्मॉल सर्कुलर और स्क्वायर अंडरग्राउंड टैंक कंस्ट्रक्टेड विथ लाइम मोर्टार और सीमेंट प्लास्टर डिपेंडिंग अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट। टाँका ऑफ डिफरेंट साइज कंस्ट्रक्टेड ऑन fallow ground where surface runoff can be diverted to the structure by creating a clean catchment all around. Its size depend upon water requirement. Taka is made up of stone masonry with cement plaster and base is made with 10 to 15 centimeter thick cement concrete layer, and inlets and outlets are protected with iron bars and gratings to protect waste material entry into the taka. Silt entry into it is restricted by providing silt traps at inlet points, and top of tanka is covered with stone slabs with catchment plaster leaving an opening of 60 cm by 45 cm for the withdrawal of water। ये टाँके की किस तरह की संरचना होती है वो इसमें समझाया। डाटा ऑन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज कलेक्टेड फ्रॉम 52 सैम्पल्ड विलेज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड पाली revealed that 42.45% dependency is on Nadi, followed by Taka 34.68%. Open well tube well is 15.054% and other sources 7.83%। यानी आप देखिए बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली में जो 42 सैम्पल्ड विलेज थे उनके डाटा के आधार पर खान और नारायण ने 2000 में बताया कि गांव के लोग लगभग 43% नाडी पे डिपेंडेंट हैं और 35% टाँके पर, जबकि ओपन वेल और ट्यूब वेल पर 15%। ये पुराना डाटा है, आज से 20 साल पहले का। ड्यूरिंग मानसून पीरियड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडेंसी ऑन नाडी इज जनरली हाई वेयर द डिपेंडेंसी ऑन टाका इज मच मोर फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। तो ये नाडी कब काम में लेते हैं और टाका कब काम में लिया जाता है, ये खान और नारायण ने अपने एक रिसर्च डाटा में उन्होंने बताया। Now we will talk about Bawdi and Jhalra. Bawdi and Jhalra, they are also known as step wells, were constructed during King's regime in this part of the world to mitigate drinking water supply for inhabitants of cities and towns.
Bawdis were simply made pakka permanent, providing pulley to draw the water through rope and bucket. In case of Jalra step wells, huge investment put in making the step alone, and these structures were site of religion and art. Beautiful stone carving work can be seen in these structures. These structures get regularly recharged every year to meet the society's water requirement. जोधपुर में तापी बावड़ी, जालप बावड़ी, इसी तरह से गोरिंदा बावड़ी, और झालरा के बारे में भी अगर हम बात करें, जोधपुर में इस तरह के कई झालरे हैं। तुरजी का झालरा जो कि टूरिस्ट प्लेस भी है, स्टेप वेल्स के रूप में बहुत आकर्षक उनकी कार्विंग है और बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन आप देखिए कि राजा महाराजाओं के समय ये बनाई गई वाटर हार्वेस्टिंग की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आज भी लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। नाउ वी विल टॉक अबाउट खडीन्स। ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जाएं तो वहाँ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन इन सुटेबल डीप सॉइल प्लॉट्स सराउंडेड बाय सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल कैचमेंट जोन इज नाउन एज खडीन। These are the depressional productive lands formed due to continuous deposition of finer sediments carried along with runoff water from uplands. Runoff from uplands and rocky surfaces are collected in adjoining lower valley formation in this system. The plots are vigorously built and managed to make the entire system a self-contained unit for cultivation. On the earthen bund tree and grasses are established for increasing fodder and fuel availability. The total energy input of rainwater, sand, silt, clay accumulation and cultivators' own activities are interwoven into a complete production system. The depth of water trapped in Khadin varies from 50 to 125 cm, depending on the catchment characteristics, rainfall pattern and storage and evaporation, leaving the surface soil moist and fit for sowing. This system is very common in Jaisalmer district of Rajasthan. Water tanks in the houses. जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया, हमारे यहाँ मारवाड़ रीजन में इसकी प्रैक्टिस होती है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग इज एन ओल्ड प्रैक्टिस एंड इन हाउसेज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन एंड लाइम दैट हैड ए सेल्फ कंटेन्ड रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप वॉज रेगुलेटेड थ्रू इनबिल्ट ड्रेनेज नेटवर्क इन अंडरग्राउंड टैंक कंस्ट्रक्टेड इन द प्रीमिसेस ऑफ हाउस. रूफ टॉप rain water harvesting is practiced at house level in many parts of the western Rajasthan, and from June 2000 the government of Rajasthan has made it compulsory to all new householders to construct water tanks for rooftop harvesting if their building have 500 square meter area. 2000 से सरकार ने ये नियम बना दिया है कि अगर आपका मकान का बिल्डिंग एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर से क्षेत्र का है तो आपको घर के अंदर टाका बनाना होगा और वर्षा के जल को संग्रहण करने का ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करके स्ट्रक्चर बनाना होगा. Recharge by percolation tanks in this region is conducive for hard rock terrain. Injected wells with filters are constructed in percolation tanks to recharge deeper aquifers. The deep injected wells with pipe assembly are feasible in areas having groundwater level 50 meters and more. Rainwater harvesting by farming practices are accomplished by using contour farming and strip cropping. Check dams are another water harvesting technique used for harvesting runoff rainwater. तो ये सारे रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स या टेक्निक्स थी जिनके माध्यम से हम जल को संग्रहित कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर के एक्वीफर्स जो डिप्लीटेड हो चुके हैं उनको रिचार्ज कर सकते हैं. Application of groundwater sensing, application of remote sensing and geographic information system (GIS) techniques for groundwater management studies should also be taken up for the good result. Remote sensing technique is most appropriate technology for mapping and studying of groundwater resources in arid and semi-arid regions of the desert and helpful in planning and sustainable development of water resources. Imposition of suitable groundwater legislation with consensus among people from different social, political and administrative platforms can check over exploitation of precious groundwater resources. तो ये इसके बारे में जो हमने मंथन किया उस पर हम सबको सोसाइटी तक ये मैसेज पहुंचाने की आवश्यकता है. Today 1/3 of global population faces water shortage. By year 2020, by today, the average water supply per person worldwide is 33% less than year 2005. By year
2025 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन विल फेस ए शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये जो सिनेरियो है वो बहुत ख़तरनाक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज आज की डिमांड है। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो 2001 में 1820 मीटर क्यूब पर ईयर थी, जो 2050 तक घटकर 1140 मीटर क्यूब पर ईयर हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब ये 1700 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर होती है तो वाटर स्ट्रेस्ड होती है, और जब 1000 से भी कम चली जाती है तो वाटर स्कैर्स हो जाती है। तो बाई 2050 तक हम वाटर स्कैर्स की श्रेणी में आ जाएंगे हमारा देश। तो इसके लिए सावचेत होना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। Various options have been considered in quantitative terms as possible sources to augment the anticipated deficit. These includes conservation of water through rain water harvesting and groundwater recharge, जिसके बारे में हमने ये पूरा व्याख्यान आपके लिए तैयार किया। Recycling and reuse of municipal and industrial waste water, रिसाइकलिंग और रीयूज करना चाहिए म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का। यूटिलाइजिंग इंक्रीज रिटर्न फ्लो फ्रॉम इरिगेशन, इंटरबेसिन ट्रांसफ़र तथा वर्चुअल वाटर, इनके ऊपर अगर काम नहीं हुआ तो आने वाला समय बहुत गंभीर होगा। और आज जो हमने ये सिनेरियो समझा है उसको समाज में भी जाकर समझाने की आप लोग प्रयास करें, और जल संग्रहण और जल के प्रत्येक बूंद का किस तरह से हम प्रॉपर इस्तेमाल करें, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हमारे घर से, हमारे स्वयं से हम इसकी शुरुआत करें, ताकि आने वाला कल हमें जो भयावह दिख रहा है उसमें हम कुछ सुधार कर सकें। यहाँ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये एक सांकेतिक चित्र जिसमें हम समझ सकते हैं कि स्केरसिटी ऑफ वाटर मेक्स गुड फ्रेंडशिप, इजंट इट। थिंक बिफोर नेक्स्ट रेन ड्रॉप फॉल, हमें सोचना चाहिए अगली बूंद जो गिरेगी मानसून की उसमें हम किस तरह से रक्षा कर सकें। ये बांगड़ कॉलेज का चित्र आप देख सकते हैं। बांगड़ कॉलेज में जब हम प्रवेश करते हैं तो पूर्वी और पश्चिम दोनों विंग्स में 2 टाँके बने हुए हैं। यहाँ ये जो पश्चिम विंग में टाँका है उसको दिखाया गया है। यहाँ आप देखिए कि इसमें ये पाइप्स के थ्रू पानी को यहाँ चैनलाइज किया जाता है। बरसात का पानी यहाँ इकट्ठा होता है, वो पाइप से यहाँ आकर इसके माध्यम से यहाँ आकर इस टाँके में नीचे एकत्रित किया जाता है। तो ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे महाविद्यालय में बरसों से बना हुआ है। ये कॉलेज के लिए बहुत एक अच्छी और लोगों के मिसाल के लिए कार्य योजना शुरू से ही बनाई हुई है। इस व्याख्यान में जो रेफरेंसेस काम में लिए गए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट, चटर्जी 2000 का पेपर, खान और प्रताप नारायण का 2000 का पेपर, और विभिन्न नक्शे और जो चित्र हैं, जो डायग्राम्स हैं, जो गूगल के मार्फत आपके एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए आपको समझाने के लिए उपयोग किया गया, उनको एक्नॉलेज करते हैं। और ये व्याख्यान यहीं पर इस बात के साथ समाप्त करूँगा कि हर एक आदमी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझे, जल चेतना का जल चेतक बने, समाज में जाकर हर आदमी को जल की उपयोगिता, जल की आने वाली स्थिति के बारे में अवगत कराए और जल संरक्षण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करें। ये व्याख्यान ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से संबंधित आपके साथ मैंने साझा किया। इस वीडियो को राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप इसे देखें, सुने, समझें, और इसी व्याख्यान की PDF आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाएगी और इससे संबंधित असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। उन्हें पढ़ें, देखें, समझें और प्रश्नों के उत्तर हल करने का प्रयास करें। और कोविड-19 की पैंडेमिक के इस
दौर में आप घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखें, ताकि जो पढ़ाई है आपकी वो अनवरत जारी रह सके।